सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, जबकि ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस इतला के साथ मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना बनाए गए ठिकाने दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थे। ISPR ने मजीद कहा है कि कोलेट्रल नुकसान से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। दुरुस्त हमले ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल करते हुए किए गए। अच्छा नाज़रीन, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि दोनों हमसाया ममालिक आमने सामने आए हों। माजी में भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नशेब व फराज देखा गया। ईरान दुनिया में पहला मुल्क था जिसने तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया था, जबकि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने 1979 के इनकलाब ईरान के बाद वहाँ की हुकूमत को तस्लीम किया था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने 1949 में तेहरान, जबकि 1950 में पाकिस्तान बनने के बाद शाह ऑफ ईरान ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया था। ईरान में 1979 के इनकलाब से पहले माजी में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे, और इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंडिया के साथ जंग में ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत की थी। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद उस वक्त ईरान के शाह के एक बयान का हवाला देते हुए लिखा गया कि ईरान पाकिस्तान को मजीद टुकड़े होता नहीं देखना चाहता, और इंडिया को बता दिया गया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी मजीद बढ़ गई तो वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ तक तो ताल्लुकात अच्छे और बहुत ज़्यादा दोस्ताना रहे, तहम ये ताल्लुकात 1979 में कुछ मजहबी के बाइस कुछ वक्त के लिए ख़राब हो गए। अफ़गानिस्तान में 90 की दहाई में जब अफ़गान तालिबान ने हुकूमत कायम की तो तब भी पाकिस्तान और ईरान ने दो रास्ते इख्तियार किए। जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज़ के मुताबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ अफ़गान जहाद में ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत यूनियन के मुखालिफ थे, तहम ईरान ने शिमाली इत्तेहाद जबकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का साथ दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत तस्लीम की थी, जबकि ईरान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद शिमाली इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया था। और बाद 1998 में अफ़गान सूबा मज़ार शरीफ में ईरान के सिफारतकारों को मार दिया गया, और जब अफ़गान तालिबान ने काबुल के बाद मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा किया, इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस नहज पर नहीं आए थे कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते। पाकिस्तान और ईरान के माबैन पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान और ईरानी सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के साथ 909 किलोमीटर पर मुहित एक लंबी सरहद है, और इस सरहद पर माजी में मुख्तलिफ वाक़यात भी सामने आए, और इस सरहद पर माजी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी निशाना बनाया गया। माजी में ताल्लुकात उस वक्त ज़्यादा तनाव का शिकार हुए थे जब इंडिया के जासूस कुलभूषण यादव ईरान से इसी सरहद के ज़रिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और यहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुलभूषण यादव, जो कि मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा, इस वक्त भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में है, जबकि इस सबसे बढ़कर माजी में पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात में ईरान की मदद भी की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा कुसूरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब वक्त देने के लिए। कुसूरी साहब, ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, और हमने देखा है कि पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा मेच्योरिटी का सबूत दिया जब ईरान की जानिब से ये मजमूम हरकत की गई कि सिफारती सतह पर मामले को उठाया गया, लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो भी आपके सामने है। वज़ीर ख़ारिजा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया वो किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आप खुद भी इस मनसब पे फाइज रह चुके हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कैसे देखते हैं पूरे मामले को?
मुझे तो जी मैं इस तरह देखता हूँ कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिल फ़हम है कि किस ईरान ने क्या सोच के ये हमला किया था। मेरा अपना उस पर थियरी है, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी अब कह रहे हो उनको पता ही नहीं था। मेरी अपनी थियरी ये है कि वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं ईरान में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके फिर रहबर हैं, और फिर ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान है, इन पासदारान अंडर प्रेशर रहे हैं। मजहबी उनकी जो कुव्वतें हैं, पहले तो ख़वातीन का बहुत कई महीने मामला चला, अब फिर जो ईरान की कहानी चली है उसमें 2-3 बड़े वाक़यात हो गए इज़राइल के। इज़राइल के साथ ये हुआ कि पहले ईरान ने उनको बल्कि वार्निंग भी दी इज़राइल को कि, और फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे अगर इज़राइल एक सर्टन लाइन क्रॉस कर गया। अब 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और बेचारे मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो ठीक है, इज़राइल और तरीके सोच सकता था, इस्लामी बरादर ममालिक से बात कर सकता था ईरान के, जिसका वे आउट क्या है। तो मैं लेकिन लग ही रहा है उसके बाद फिर उन्होंने इज़राइल ने हमला किया। ईरान के जो मूसवी साहब थे, कोऑर्डिनेटर थे शाम में, उनको कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने ये किया कि जो एक बम धमाका हुआ, शायद वो समझते हैं कि इज़राइल भी उसके पीछे है या कोई और ताकतें, जिसमें कि 100 बंदे जो है जनरल सुलेमानी की जो एनिवर्सरी थी उस पे शहीद हो गए और 200 के करीब इंजर हो गए। तो हो सकता है उन पर प्रेशर पड़ रहा हो। तो प्रेशर का ये तरीका तो नहीं कि आपने ईरान पे हमला, आपने शाम पे हमला कर दिया, इराक पे किया और पाकिस्तान पे। सबसे ज़्यादा खुश तो इजराइल होगा। मैंने मुझे नहीं कि आपने क्या सोच। फिर नंबर 2, वो बेचारे सह गए, छोटे मुल्क हैं शाम और इराक, और पाकिस्तान पे आपने क्या सोच के हमला किया था। इससे न्यूक्लियर पावर, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो बालाकोट के जाके उन्होंने कहा ये कि जी हमने हमला कर दिया है, और अब इसके बाद हमने पता नहीं क्या कर दिया। पता लगा 2-4 दरख्त जो है उन्होंने उनको आग लग गई थी। इस किस्म की कोई कहानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रॉड डे लाइट में जवाब दिया, हमला किया, प्रोपोर्शनेट किया, उनके जहाज़ भी गिरा दिए, पायलट भी कैप्चर कर लिए। तो आपको ये क्या ख्याल आया था कि आप ये समझें कि जी पाकिस्तान जिससे बरादराना ताल्लुकात हैं, वहाँ के लोग वहाँ हर साल जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, ज़ारईन जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं। तो ये एक सोची समझी तो कोई स्कीम लग ही नहीं रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर शायद पता ही नहीं था, नहीं तो कोई बहाना बना के वो प्राइम मिनिस्टर से अपनी मीटिंग मुलतवी कर सकते, कह सकते थे ज़ुकाम हो गया, बीमार हो गए, मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ ये पहले से क्योंकि मीटिंग अरेंज थी, उनको कुछ पता नहीं था। बाद में उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस आई, उन्होंने कहा हम ये भी आइंदा भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक वेल कंसिडर्ड नहीं, इल कंसिडर्ड। इसका नतीजा क्या कि ईरान मजीद आइसोलेट होगा इलाके में। मुझे कोई खुशी नहीं इस बात पे। पहले ईरान सबसे ज़्यादा खुश इजराइल होगा कि इन्होंने क्या किया, हमला किया पाकिस्तान, शाम और इराक पे। तो क्या अचीव क्या किया ईरान ने। अच्छा कसूरी साहब, पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले भी ईरान के कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, दोस्त ममालिक नहीं है इस खित्ते में। अच्छा दूसरी चीज़ कसूरी साहब, एक और पॉइंट कि कुछ दिन पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है, ये उसका शाखसाना भी हो सकता है। देखिए मुझे नहीं पता शाखसाना है या नहीं। इंडिया को तो पता है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था। जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया रात को, तो दिन दिहाड़े पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया। तो इंडिया उनको क्या एडवाइस कर सकता था, मियाँ तुम करो तो तुम बच जाओगे। ये ठीक है, उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है कि पाकिस्तान ईरान उलझ पड़े आपस में, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आपस में और पूछा कभी हमला करें तो क्या जवाब होगा, तो जवाब वो होगा जो मुझसे पूछा गया था। अमेरिकन्स ने मुझसे पूछा था
जब यहाँ हमला, जब ये मुंबई की अनफॉर्चुनेट एक्शन हुआ है, जब मुंबई में बॉम्बिंग हुई है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो लाहौर आए थे, और सेनेटर लिंडसे ग्रेहम और हॉलब्रुक साहब, उन्होंने अलहदा मुझसे मीटिंग की और मेरा रवैया जानने की कोशिश की कि भाई अगर हम मुरीदके पे हमला कर दें, क्योंकि ख्याल ये था कि हाफिज सईद की तंजीम उसमें इन्वॉल्व है मुंबई में, इंडियंस यही कह रहे थे, तो मुझसे पूछ रहे थे कि शायद जंग बच जाएगी। मैंने कहा क्या बात करें, तो जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स पे अब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आर्मी में प्रेशर होगा कि फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। तो देखें पाकिस्तान ने तो उस वक्त इंडिया में उस वक्त भी ये उनको मैसेज चली गई थी, अमेरिकन ने पहुंचा दी थी, बालाकोट के बाद मोदी साहब को मैसेज चली गई थी। तो मैं समझता हूँ किसी एंगल से भी ईरान ने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। हम तो उनको ब्रदर मुल्क समझते हैं, और आज भी फॉरेन ऑफिस ने उनको यही कहा कि हम ईरान को एक ब्रदरली कंट्री, ब्रदर मुल्क समझते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो मामलात बेहतर करने के लिए कसूरी साहब, ताली तो दो हाथ से बचती है। हम तो उनको एक ब्रदर मुल्क समझते हैं और पड़ोसी है हमारे, और हमारे अच्छे ताल्लुकात, लेकिन ईरान अगर इस तरह की हरकत करता है और इमेच्योरिटी का सबूत देता है और आगे जाके भी खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई हरकत करता है, तो फिर आप कैसे देखते हैं? गज़ा इसराइल की सूरत हाल आपके सामने है, जंग की तरफ तो नहीं जाया जा सकता, और इसके साथ साथ हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से भी मजम्मत की गई, मजम्मती बयान जारी किया गया, लेकिन सिर्फ मजम्मती बयान इस वक्त काफ़ी होगा? और चाइना के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि चाइना का आपके मुताबिक इस मसले के हल के लिए, सोल्यूशन के लिए कोई रोल, कोई किरदार आप देखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल दानिशमंदी का तकाजा है कि चाइना दोनों के दोस्त है, पाकिस्तान का तो बहुत करीबी कदीम दोस्त है, और हमें चाइना पे एतबार है। ईरान के भी ताल्लुकात चाइना से अच्छे हैं। तो अगर चाइना जो है वो खुद ऑफ़र कर रहा है तो उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए। ईरान की क़यादत को ये मौका जो है हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बातचीत के ज़रिए हल होगी ना। ये मतलब वहाँ अंदरूनी प्रेशर बढ़े हैं ईरान में। आपको मैं देखे ना 6-8 महीने तो ख़वातीन की वहाँ एजिटेशन होती रही है, और बहुत ज़बरदस्त एजिटेशन हुई थी। फिर अब ये इराक, शाम, इराक और पाकिस्तान, फिर इज़राइल, और वो तो बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है। तो ईरान को तो डेफिनेटली ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए, मैं तो इसके हक़ में हूँ। पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमारे भी मफाद में नहीं, ईरान के भी मफाद में नहीं, और ख़ित्ते के मफाद में नहीं, मैं तो कहूँगा आलमी अमन के मफाद में नहीं होगा। उसकी वजह ये आलमी अमन ख़तरे में पड़ा हुआ है। जो इसराइल में शाम जो जुल्म कर रहा है वहाँ फ़लस्तीन पे, उसके नतीजे में ऑलरेडी जंग फैल रही है। मुख्तलिफ़ ममालिक में हूतीज़ हमला कर रहे हैं जहाज़ों के ऊपर, अमेरिका उन पे अटैक कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल दानिशमंदी का यही तकाजा है कि चाइना की ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए ईरान को भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुलाया है ईरान से कसूरी साहब, और वो पाकिस्तान पहुंच भी गए हैं, इस हुकूमती इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखेंगे, वो तो बिल्कुल एक जचा तो लासा था ना कि भी आप पे हमला हुआ है, आपने सफ़ीर बुला लिया, उनके सफ़ीर को कहा आप सरदस्त ना आए यहाँ। तो ये तो एक मुनासिब किस्म का था ना, जिसमें आप पे हमला हुआ है। हमला पाकिस्तान ने जवाब तो आज दिया है ना, सुबह के वक्त या रात को। तो वो ये तो पाकिस्तान की पब्लिक कुछ तो एक्सपेक्ट करती थी ना कि भाई आप हमला हुआ तो आप करें, कुछ तो करें। तो कुछ करने में डिप्लोमेटिकली वो एक मुनासिब सलूशन था, और वो पहला हमारा एक रिस्पॉन्स था कि हमने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया। उसके बाद हमने फिर हमले का जवाब दिया, रिटेलिएट किया। ठीक था, ठीक है। तो मुस्लिम ममालिक के जो आपस में इस तरह के ताल्लुकात हैं, वो देखकर कसूरी साहब कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है। ये सूरत हाल कहाँ जाती दिखाई देती है? जी बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए OIC जो है वो रोल अदा नहीं कर सकी जिसकी सारी दुनिया की मुसलमान आवाम तवक्को रखती थी उनसे, क्योंकि मुसलमान ममालिक के आपस में इस किस्म के ताल्लुकात हैं, तनाज़ात हैं। तो ये जो लेटेस्ट हुआ है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और इसका ज़ाहिर बात है दूसरे लोग भी फिर फ़ायदा उठाते हैं।
फौरी बात, ये जो सोशल मीडिया पर हमारे अंदर के कुछ लोग जिन्होंने मनगढ़ंत एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस तरह की राय का इजहार करना शुरू कर दिया, जैसे ये पता नहीं मुल्क के अंदर के लोग हैं बाहर के लोग हैं, इस पर आपका मैं कमेंट चाहूँगी। नहीं, बड़ी अफसोसनाक बात है। कोई ऐसे मौके होते हैं पूरी कौम मुत्तहिद होती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि बिल्कुल ये बहुत ही गलत किस्म का रवैया है। मैं तो सोशल मीडिया नहीं फॉलो करता, आपकी सवालों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल किसी सूरत में ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात हो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाक ईरान तनाव की बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे। अब चलते हैं मुल्क में जारी सियासी तनाव की जानिब। इलेक्शन के करीब आते ही तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से इंतखाबी मुहिम के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के बानी ने एक बार फिर से अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या सियासी जमातों को ये रवैया जेब देता है? इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सेनेटर ओन अब्बास, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कानून जहांगीर खान जिदोन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब, आपकी इजाज़त से मैं ओन अब्बास साहब से शुरू करना चाहूँगी। ओन अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ मुसलसल आला अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार भी कर रही है, तनकीद भी कर रही है, और जजिस के हवाले से भी जिस किस्म की बातें सोशल मीडिया पर की जाती हैं, किरदार कुशी तक आ जाते हैं, ज़ाती हमले कर दिए जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? देखिए बीबी, जहां तक तो अदलिया पर तनकीद की बात है तो फैसलों पर तनकीद करना तो हर पाकिस्तानी का, हर इंसान का अपना राइट है। जो भी फैसला आएगा गलत या राइट, इसके ऊपर तो पूरी तनकीद की जा सकती है। जजेस पे तनकीद के हवाले से मेरे ख्याल में पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी मौक़िफ़ अभी तक आपको नजर नहीं आया होगा। लेकिन एक चीज थोड़ी एबनॉर्मल है। पिछले 1.5 साल में, जब तक अगर आपको याद हो, जिस वक्त अता बंदियाल साहब जज थे और जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी बैठे थे उस वक्त, जिस किस्म की तनकीद उस वक्त मरियम नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ने की उन जजेस के हिसाब से, हमने तो इस तरह की कोई जुर्रत भी नहीं कर सके आज तक। आप ये देखिए कि आज से 2 दिन पहले एक JIT तश्कील दी गई जिसमें सोशल मीडिया पे जो जजेस पे तनकीद की जा रही है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। निगरान गवर्नमेंट को बैठे बैठे अचानक ख्याल आ गया कि जजेस के ऊपर बहुत तनकीद है, उसको इन्वेस्टिगेट करें। डिफरेंट एजेंसीज के लोगों को भी डाला गया। तो किस वक्त जब अता बंदियाल साहब बैठे थे, क्या उस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इकदाम उठाने की कोशिश की? क्या अता बंदियाल, आप ये देखिए, शायद आपको मैं थोड़ी सी मेमोरी रिवाइज कर दूं, बीबी आपको याद होगा कि जब उनकी जो खुशदामन है अता बंदियाल साहब की, उनकी एक ऑडियो रिलीज कर दी गई थी, किसी भी तरीके से किसी भी इदारे ने रिकॉर्ड की और उसको फ्लोट कर दिया गया। वो सास कह के जलसों में जिस तरीके से उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस को तज़हीक का निशाना बनाया गया, हमारी तरफ से तो कभी इस तरह की नहीं है। और यकीन जानिए, मतलब उनके फैसले अता बंदियाल का पनामा केस से क्या ताल्लुक हो सकता था? वेरी फ्रैंकली, वो तो सिर्फ एक इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे थे, या उन्होंने इमरान खान साहब को 2 दिन के लिए जो अपनी अदालत में बुलवा के एक रिलीफ दिया था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका केस सुने। जितनी तनकीद उस वक्त की गई, हम में से तो कुछ भी नहीं कर सका। और आप ये देखिए कि इस वक्त की जो अदलिया में जो फैसला आज से 4 दिन पहले हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को उनकी एक हक नुमाइंदगी के हक से महरूम किया गया, तो उस किस्म की तनकीद तो बिल्कुल सामने आ सकी। तो मेरे ख्याल में ये कहना, अच्छा इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने तनकीद का, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जिस किस्म की अदलिया आजकल फैसले कर रही है, साइफर का केस आज का चले वो चल रहा है, वो अपनी जगह पर चल रहा है। खान साहब के निकाह के हवाले से जो केस चल रहा है, अब ये क्या केसेस हैं जो किसी आला अदलिया में चलने जाए? मैं परसों सलमान अकरम राजा साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि इस किस्म के केसेस जिसमें किसी शख्स की जाती जिंदगी के हवाले से कोई इस तरह की राय कायम की जा सके, ऐसे तो अदलिया को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन उनको रजिस्टर किया जाता है, फिर वहां उनको सुना जाता है, फिर सवाल जवाब। किसी भी इंसान की जिंदगी में आप जब इस किस्म के मामला करेंगे तो आप समझते हैं कि आप तनकीद किए बगैर, देयर इज नथिंग कॉल्ड होली काउ, आपके फैसलों पे तनकीद होगी। कौन सा मसला ये है कि वो किसी भी या कोई भी इंसान नहीं थे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम पाकिस्तान थे। खैर चले, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपका पॉइंट लेती हूँ। जी जी, मैं जिदोन साहब यही चीज लेके आपकी तरफ आ रही हूँ। कौन सब, शायद आपकी आवाज इस पूरे पिछले 1-1.5 साल में की गई है। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जिस किस्म की मर्ड सिंह खान साहब की जाती जिंदगी पे की गई है,
मतलब ये कौन सा, मतलब प्राइम मिनिस्टर होना अपनी जगह पे, लेकिन क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? वेरी फ्रैंकली दैट वाज समथिंग मोर देन दैट। और फिर अब ये जिस तरह के 167 या 80 केसेस कर दिए गए, एक में से जमानत मिलती है, दूसरे केस में फंस जाते हैं, तो क्या अदलिया पे तनकीद नहीं बनती? क्या पूरा जो अदालती निजाम है, क्या वो बैठ के देख के जग हसाई में पूरा अपना रोल प्ले नहीं कर रहा कि एक शख्स पे 180 मुकदमात हैं, एक से जमानत के बाद दूसरे में फंस जाता है? यानी चलिए मैं जहांगीर जदौन साहब की तरफ जाती हूँ। माहिर कानून है, कानून पे गहरी नजर रखते हैं, अपनी फील्ड में बड़ी उनकी पहचान है, बड़ा नाम है। जहांगीर जदौन साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, पीटीआई का इशू ये है कि जब इनके खिलाफ जजमेंट आती है कोई भी, तो ये अदलिया को निशाना बनाते हैं। जजमेंट में तो कोई शक नहीं है कि जजमेंट जब भी डिलीवर हो जाती है, ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें और जजों पे ना, जो पर्सन जो होती है ना, अब ये ट्रोलिंग करना या सोशल मीडिया पे जजों के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो इनकी जजमेंट पे सर, वो तो कह रहे हैं कि ये केसेस भी नहीं होने चाहिए जो हैं। देखिए, केसेस तो ये भी बनाते रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। अब देखें, ना आपका ना मेरा इसमें कोई रोल है, ना इनका रोल है। तो केसेस तो ये भी, जिसको इनकी हुकूमत है, ये भी हर तरह के केस बनाते रहे हैं। 15-15 किलो हीरोइन का केस बनाते रहे हैं, बाकी और ऐसे केसेस भी बनाते रहे हैं। तब उनका भी देखें, हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। अगर ये केसों में जान नहीं होगी, इनकी टीमें, लीगल टीम्स हैं, वो वर्क कर रही हैं, तो वो अगर नहीं होगी तो लीगल टीम्स बाय द वे बड़ी इस पे भी तनकीद हो रही है। साहब, आपकी तरफ भी सवाल लेकर आऊंगी। पहले जदौन साहब आपका कमेंट चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के वुकला हैं, उनके होते हुए तहरीक इंसाफ को किसी सियासी मुखालिफ की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। ये पे क्यों कहा जा रहा है? बड़ी तनकीद की जा रही है। नहीं, होमवर्क नहीं कहते करके जाते। जी, नहीं, तनकीद देखे ना, वैसे वकला पे तनकीद करना तो बहुत आसान है कि वो तैयारी नहीं करके जाते। अब वो तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ। मेरे हाल में केस जो है, उनके एक केस तो है नहीं है, डिफरेंट केस। तो आपके मुताबिक जदौन साहब के जो तहरीक इंसाफ के वकला पर तनकीद की जाती है कि वो तैयारी के बगैर शायद जाते हैं, प्रॉपरली तैयार करके नहीं जाते हैं अपने केस को, तो ये बेजा है, गलत तनकीद है? नहीं, देखे ना, केस टू केस मैटर करता है ना। आप बाहर का बंदा तो कहता है आप कि जी उसने इस तरह नहीं किया, लेकिन जो बंदा फील्ड के अंदर खुद आर्गूमेंट कर रहा होता है, उसको अपने केस का ज्यादा पता होता है। बाहर से जो वकला पे तनकीद करना, ये तो हमारा तो कोई आगे नहीं बनता कि ये इनके वकला तैयारी नहीं करके जाते। हमारा तो आगे ये बनता है कि ये जब जाते हैं, केस अपना प्लीड करते हैं, इनको रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता, उसके बाद एक देखिए ना, इनका अभी जो ये वाला केस का फैसला है, ये एक थोड़ा सा मतलब पीपल इफेक्टिव फैसला है। ये इनका पर्सनलाइज फैसला किसी बंदे का नहीं है कि एक पार्टी का जो निशान का इशू होता है, जाहिर है उसके लाखों लोग हैं, मतलब अटैच होते हैं पार्टी के साथ। तो बाकी जो इंडिविजुअल केस हैं किसी के, वो टैकल कर रहे हैं। अगर केसों में जान नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएंगे वक्ती तौर पे। अगर कोई ना कोई जो है रुकावट आती है या कोई ना कोई मुश्किलात होती है, तो ये तो आज इन पे नहीं आई है, ये तो 76 सालों से हर एक पार्टी पे आई है। और पार्टी के लीडरान आपको पता है 2 साल 3 साल जेलों में रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई केस साबित ही नहीं हुआ। तो अब उनकी कंपनसेशन तो पीटीआई या दूसरे लोग नहीं दे सकते। उस वक्त तो इसी गेम प्लान का हिस्सा थे, ये केस बनाते रहे। प्लान से मुझे याद आया, जहांगीर साहब, प्लान का आपने जिक्र किया, ऑन सा प्लान सी, जिसका बड़ा आजकल चर्चा है कि बानी पीटीआई के पास कोई प्लान सी है। क्या है ये प्लान सी? अच्छा, देखिए, कहते हैं इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा शायद कि क्या है प्लान सी। नहीं, ये तो खैर खान साहब को पता होगा प्लान सी का। अभी तक तो मैं लीडरशिप की तरफ से करने कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही बता दूं, अल्लाह माफ करे, क्या होगा प्लान सी? मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या है ये प्लान सी? ये तो खान साहब मौके पे बताएंगे, जिस वक्त इन्फॉर्म करेंगे सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इस वक्त इफेक्टिवली क्या हुआ कि हमारी जमात का निशान खींच लिया गया, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम में इस तरह डाल दिया गया कि उसका कोई निशान मौजूद नहीं है। इसकी अपनी जो एफिकेसी अपनी जगह पे, लेकिन हमने जो किया है वो हम एजुकेट कर रहे हैं। और एजुकेट इस तरह कर रहे हैं कि हर हल्के के अवाम में जो जिस हल्के में है, और उसके लिए हमने नौजवानों को, यूथ को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, तमाम को कन्वे कर दी कि आप अपने हल्के का नंबर ढूंढिए। जिस हल्के में आप जहां मौजूद है, वहां पीटीआई का जो उम्मीदवार मौजूद है, और उसको जो इलेक्शन कमीशन है जिस तरीके भी वो एक मज़हका खेज तरीके से जो गद्दा सा निशान अलॉट किया होगा, जो भी बैंगन और जो भी अलॉट किया, आप उसको आइडेंटिफाई करें। मैं बार-बार बैंगन को गद्दा सा निशान क्यों कह रहे हैं? सब्जी है, खाने वाली चीज है। उसकी वजह बताता हूं कि अगर आपके पास किताब मौजूद थी, आपके पास बहुत सारी ऐसे निशान मौजूद थे, तो आपने लोगों को जूता भी दिया, आपने लोगों को मतलब हारमोनियम दे दिया। सब्जी है या कोई फल है, उसको आपने गंदा सा निशान कह दिया। ये कहना आसान है, यकीन करें, पता का निशान देना। बैंगन एक खाने वाली चीज है, आप सब्जी कह रहे गंदा सा निशान, हम उसको खाते हैं, खुराक है। चलो इस तरह कहते हैं, आप बैंगन को अच्छा समझ लें, जूते को आप मुनासिब समझेंगी, या किसी इंसान को बादशाहजादी का निशान दे देना या बतख का निशान दे देना,
आई मीन वेरी फ्रैंकली इंसानियत की तज़हीक है ये किसी भी शख्स की, जो जितना भी कोई बुरा हो, मतलब हम ये डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन एनी और जिसके हाथ में सिस्टम है वो जिस तरह चलाना चाहे ये उनकी मर्जी है। मेरे ही प्रोग्राम में कुछ दिन पहले हसन अयूब एक सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एक निजी टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने एक इंकशाफ ये किया है, उन्होंने बताया है कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद कोई दोबारा कोई 9 मई जैसा कुछ प्लान किया जा रहा है आपकी जमात की जानिब से, तो प्लान सी खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज तो नहीं है। मैं इन साहब को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, ना उनकी इन्फॉर्मेशन तक मेरी इतनी रासाई है, लेकिन 9 मई का प्लान पहले भी मौजूद था। आप ये फजूल बातें भी ऐसे कर रहे हैं, उसने बैठे बैठे भाई ने एक ऐसी बात छेड़ दी, ऐसा कौन सा प्लान हो सकता है? मतलब ऐसे क्या सकता है? हम इस वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं डॉक्टर साहब एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारा प्लान सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम को किस तरीके से बताया जाए कि एक शख्स जो पिछले 1.5-2 साल से जिस किस्म की तकलीफें, सहूलतें और बर्दाश्त की उस शख्स ने, उसकी पार्टी ने, उस शख्स की उन तमाम कुर्बानियों के नतीजे में अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम समझती है कि उसकी वो तकलीफें जायज थी, वो जंग अपनी जात की नहीं पाकिस्तान की अवाम की लड़ रहा था, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम अपने हल्के में जिस भी हल्के बैठे, जिस शख्स के पास तहरीक इंसाफ का टिकट है उसके पास कोई भी इलेक्शन वाले दिन या उसके बाद या उससे एक दिन पहले की जो आपका प्लान है वो क्या है, वो आप लोगों में से किसी को नहीं पता, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, ये ना मेरे नॉलेज में है, ये उनकी अपनी जहन की इख्तरा हो सकती है, ना इस तरह के हमारे जहन में। हमारा प्लान सिंपल है। आपका अंदाजा क्या कहते हैं, क्या होगा जो प्लान सी होगा? और दूसरी बात है, जैसा कि ओन साहब ने कहा कि हमें गंदे गंदे निशान दिए जा रहे हैं, और मैंने थोड़ा उनके साथ डिसएग्री किया कि बैंगन के निशान में क्या बुरा है, खाने वाली चीज़ है, सब्जी है, खुराक है, हम खाते हैं, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। ये देखिए, जो निशानात होते हैं बेसिकली ये जिस कैंडिडेट को मिलते हैं उसका ये राइट होता है, अगर वो समझता है कि जो पब्लिक उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती या किसी उसको सॉलिड ग्राउंड देने पड़ते हैं, तो वो आरओ जो होती है वो उसको बदल देते हैं। काफ़ी निशान के तब्दील भी किए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी गए हैं। तो बाज़ का अगर ये समझते हैं इस तरह कोई किसी को जानबूझ के कोई बोतल निशान दे दिया या इस तरह का, तो वो उन्होंने महर में चेंज करा लिए और चेंज करा सकते हैं। और जिनको जूते के निशान मिले उन्होंने भी महर में चेंज कराए। तो वो असल में निशान का ये होता है कि पब्लिक एक तो कंफ्यूज ना हो, या कोई रीजन देनी पड़ती है कि जी मैं इसको क्यों नहीं पसंद करता, या किसी के साथ सिमिलैरिटी है। तो जो ग्राउंड होता है, कोई बंदा ये समझता है कि जी मेरी तहजीक हो गई इस तरह, या मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई मुझे, तो फिर वो अपनी आरओ को सेटिस्फाई कर दे, तो वो निशान बदल देते हैं। कि आपको क्या लगता है जानबूझ के ऐसे निशानात अलॉट किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑन साहब अभी अब ये देखो ना, ये तो सर्टेनिटी सी तो मैं भी नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकते। वो तो निशानात अगर उसके इलेक्शन कमीशन के जो चार्ट है या जो उसको अलॉटेड सिंबल है उनके अंदर मौजूद है, तो उन पे तो फिर ओवरऑल ये तो किसी को भी नहीं फिर देना चाहिए, फिर उनको वहां से हटा देना चाहिए। अगर एक बंदा देखो ना, एक जूते का निशान अगर एक बंदा पसंद नहीं करता तो वो सब लोग फिर इस तरह ही नहीं पसंद करेंगे, तो उनको उस चार्ट से, चार्ट ऑफ सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन के बाद, उनसे रिमूव कर देना चाहिए। कौन सा भी से आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपका लास्ट कमेंट। मैं हैरान हूं, मतलब जूते का निशान किसी को पसंद नहीं है, मतलब ये एक अलग चीज है, लेकिन जूते का निशान किसी को अलॉट करना ये आपका राइट ही नहीं है। ये कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी कि इंसान को किसी को आपने बिल्कुल गंदा करना होना, तज़हीक करनी हो। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है आप लोगों के साथ? आपको जो निशानात अलॉट किए जा रहे हैं ये भी आपके खिलाफ खुदा ना खासा कोई साजिश है, क्योंकि तमाम इदारों पे तो आप लोगों को अदम एतमाद है, कोई भी आपको गैर जानिबदार नहीं लगता। मैं बताऊं, आरओज को तो खैर ऑब्वियसली जो निशान भेजेंगे लॉट कर दी। मैं आपको निशानों की तफसील बता दूं, आपने तो एक सबसे बेहतरीन किस्म की सब्जी ढूंढ ली है। मैं आपको बताऊं, नहीं आपने कहा गंदा सा निशान है बैंगन, तो मुझे मेरे जहन में आया कि मतलब एक खाने वाली चीज है, आपने गंदा सा उसको क्यों कह दिया? मैंने अपनी राय का इज़हार किया। आपको सब्ज मिर्चें भी पसंद होगी यकीनन, वो निशान भी दिया गया। आपको माखी की मक्खी जो है वो भी पसंद होगी यकीनन, वो भी अलॉट किया गया। वो बतख भी दे दिया उन्होंने किसी को। एक बहुत बड़े मतलब एक जीत जवान हमारा एक लीडर है, उसको उन्होंने बादशाहजादी का निशान अलॉट कर दिया। अब यकीन करें, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप मतलब दिस इज प्योरली ये मॉकरी ऑफ द होल सिस्टम। आपके पास क्योंकि ताकत है आप कर सकते हैं। जब आपके पास इतने बेहतरीन निशानात अवेलेबल हैं, आप किसी को ये निशान क्यों अलॉट करेंगे? आपने मेरे सवाल का फिर भी जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के आप लोगों को इस तरह के निशानात अलॉट किए जा रहे हैं? यस, आई थिंक जानबूझ के इसलिए भी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। देखिए, हमने दरखास्तें दी, अगर आपने बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, उसकी जो भी अंडरलाइंग रीजंस हो गए हम आज को डिस्कस नहीं करते। अब हमारे उम्मीदवार ने कहा जी मैं एमएनए हूं पीटीआई का, मेरे साथ ये 2 विंग्स हैं, मेरे एमपीए कैंडिडेट है, आप हमें एक निशान अलॉट कर दें। और निशान भी बड़े वो कहते हैं ना, कितनी छोटी छोटी हमारे ख्याल से एयर कूलर अलॉट कर दें मिसाल के तौर पर। उनको ऊपर वाली जगह पे रीच दे दिया, नीचे कंगा दे दिया, साइड पे बैंगन दे दिया, ताकि ये कंफ्यूजन है कि इनका आपस में पैनल ही कोई नहीं।
एंड आई एम श्योर कि अभी भी ये चीज वक्त कम है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे हफीज पाशा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। गिरती हुई मईशत बज़ाहिर अब संभलती हुई मईशत नजर आ रही है, और IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त के बाद मईशत में बेहतरी के कुछ आसार हम कह सकते हैं कि नुमायां हैं। जबकि निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी की है, और दूसरी जानब हम देखते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम वो अपनी जगह कायम है। नई आने वाली हुकूमत के लिए यकीनी तौर पे जो मुआशी सूरत हाल होगी वो सबसे बड़ा चैलेंज होगी। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक वजीर ख़जाना और माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने वक्त देने के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं हमारी मईशत के हवाले से अभी जो सूरत हाल है? क्योंकि अवाम जो है ना, अवाम आसान अल्फाज में जानना चाहती है कि अवाम को रिलीफ नामी चीज़ कब मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो सबसे परेशान कुन बात यह है कि अफरात ज़र का जो पैमाना है वो हद से ज़्यादा ऊंचा है, और कुछ ख्याल था कि कुछ कमी आएगी, मगर कोई कमी वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। और उसकी बहुत सी बड़े वजूहात ये है कि आप ये देखिए कि गैस के नरखों में जो बेतहाशा 1100% इजाफा किया गया, अब बिजली की कीमतों में भी और ज्यादा इजाफा करने वाले हैं। अब इसके नतीजे में अवाम जो है, हम सब जो है, मिडिल क्लास भी बहुत परेशान। हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। अफरात ज़र की रफ्तार 30%, ओवरऑल खाने पीने के अशिया की कीमतें 40% से ज्यादा, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। साथ साथ बेरोजगारी में बहुत इजाफा, और उसके नतीजे में कीमतों के इजाफे और बेरोजगारी के इजाफे की वजह से गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारा एस्टिमेट यह है कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग और पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। ऐसा बहुत कम तारीख में पाकिस्तान के हुआ था। पाशा साहब, क्या वजह समझ आती है? क्योंकि हम तो यही सुन रहे हैं कि सब बेहतर हो जाएगा, बल्कि हो रहा है, लेकिन आपको क्या समझ आती है आपकी बातों से? सॉरी टू से, मुझे आपकी बातें सुन के मायूसी हो रही है। पाकिस्तान का जो माशी हालात का सबसे बड़ा अहम जो पैमाना होता है वो ये कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की पोजीशन क्या है। पिछले साल के जब एंड हुआ था 2022-23, तो हमारे रिजर्व 4.5 अरब डॉलर रह गए थे सिर्फ। अब आप ये सोचिए कि तकरीबन हर महीने हमारे जो दरामदाद हैं वो 5.5 बिलियन डॉलर है। तो इस हद तक गिर चुके थे, और ख्याल ये था कि हम दिवालिये के करीब आ गए हैं जी। मगर हुआ ये कि IMF का एक स्टैंड बाय फैसिलिटी आया है 9 महीने के लिए, उससे कुछ फायदा हुआ है पाकिस्तान को, मगर अभी भी हमारे रिजर्व्स 8 अरब डॉलर के लेवल पे हैं। कम से कम ये जो हैं ये 20 अरब डॉलर तक होने चाहिए ताकि हालात कुछ समझें। इसके नतीजे में एक तरफ पिछले साल आपके रुपए के कदर में बेतहाशा कमी आई 40 से 45%। दूसरी तरफ अब आजकल जो हो रहा है कि हमने दरामदात को आर्टिफिशियली कम कर रखा है, और उसके नतीजे में शॉर्टेजेस हैं, और हमारा जो सनती पैदावार है वो पहले 5 महीने में मंफी रहा है। ठीक, तो इस लिहाज से जैसे बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से भी बात की हफीज पाशा साहब, और इसमें इजाफे के हवाले से आप बात कर रहे थे, मिडिल क्लास तबका, उसके हवाले से भी आपने बात की। तो किस तरह मिडिल क्लास तबका इसमें पिस रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि जो गर्दिशी कर्जे हैं, खैर उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अवाम पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, खुदा न खास्ता? देखिए, ये आपका बहुत ही अहम सवाल है। क्या वजह है कि बेतहाशा इजाफे के बाद भी नरखों में हम ये देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट में इजाफा होता जा रहा है, और आज की खबर है
कि गैस का और बिजली का सर्कुलर डेट मिला लें तो ये तकरीबन 6,000 अरब तक पहुंच चुका है। 6,000 अरब तक पहुंच रहा है। अब उसके नतीजे में हमें और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए हो ये रहा है कि आप जब निर्खों को बेतहाशा बढ़ाते हैं, अब आपने गैस के निर्ख जो है फिक्स कॉस्ट जब आपने इतना बढ़ा दिया, तो उसके नतीजे में होता यह है कि जब निर्ख बढ़ते हैं तो उसके नतीजे में जो लोगों का जो कंजम्पशन या डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और जब वो कम होता है तो फिक्स कॉस्ट जो है पर यूनिट वो और बढ़ जाता है। तो आप एक विशेष सर्कल में फंस चुके हैं और इसको खत्म करने का ये तरीका नहीं है कि निर्खों को बढ़ाए जाए, ये बढ़ते ही रहेंगे और सर्कुलर डेट में कोई खास कमी नहीं आएगी। आपको लॉसेस कम करने हैं, जो चोरियां हैं, जो बिलिंग लॉसेस हैं, जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, जो डिस्कोस की इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये वो सारा निजाम चौपट हो चुका है पावर सेक्टर का, और अब गैस का भी हो चुका है। ठीक है। ये आप यानी पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, हल के हवाले से बात है, तो कैसे हल होंगे? सोल्यूशन आपके मुताबिक क्या समझ आता है? अब आपको ये करना है किसी तरह से ये लॉसेस को कंट्रोल करना है। हमने तो सोचा था कि शायद प्राइवेटाइजेशन करने डिस्कोस के तो हालात कुछ बेहतर होंगे, तो प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में गरीब तबके को बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा मौजूद है। कोई वाज़ेह आसान तरीका मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान का ये सेक्टर जो है एनर्जी सेक्टर, इसे मैं एक नाम मैंने दिया है, इसको मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का ब्लैक होल है। ब्लैक होल, इसके नतीजे से बहुत मुख्तलिफ परेशानियां पैदा हो रही हैं। ठीक है पाशा साहब, ये आपने प्राइवेटाइजेशन की जो बात की, तो पीआईए के हवाले से भी ऐसी खबर हम सुन रहे हैं और काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या देखते हैं आप? देखिए इस वक्त वाज़ेह नहीं है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पिछले 10-15 साल से मैं ये सुनता रहा हूँ। जी काफी अरसे से प्राइवेटाइज होगा। और होता ये है कि जो पीआईए के जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने बहुत सक्सेसफुली एजिटेशन किया हुआ है पिछले सालों में। अगर होता तो क्या देखते हैं आप? देखिए कि अब क्या होता है। अलबत्ता इस वक्त पीआईए के प्राइवेटाइजेशन से हमारे जो एयर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा, इसलिए कि बहुत से नए एयरलाइंस पाकिस्तान में माशाल्लाह आ गए। एक जमाने में पीआईए मोनोपोली होता था तो उसको प्राइवेटाइज करना नामुनासिब होता। अब केस जो है वो वाज़ेह तौर पर प्राइवेटाइजेशन का बन चुका है। ठीक है। अच्छा, आने वाले आप कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं पाशा साहब? जितने भी मसाइल हैं आपके सामने, इनका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने आने वाली गवर्नमेंट ने सिर्फ दावों से तो काम नहीं चलेगा, आएंगे और काम करना पड़ेगा। देखिए माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कम से कम पीपल्स पार्टी जो है आज भी उन्होंने तकरीर किया माशाल्लाह। हमारे जो नए उभरते हुए लीडर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने तो तोहफों का जिक्र किया है कि हम ये तोहफा दे देंगे, हम ये बढ़ा देंगे, हम तनख्वाहें डबल कर देंगे, हम बिजली के निर्ख जो है ज़ीरो कर देंगे, 300 किलोवाट आवर तक वगैरह वगैरह। आज तो उन्होंने लिस्ट और लंबी चौड़ी दी है। ज़रूर आप ये करें, मगर इसको फाइनेंस किस तरह करेंगे ज़रा ये तो समझा दीजिए। वरना तो आप दिवाली के करीब ऑलरेडी मौजूद हैं, खुदा न खास्ता इसकी वजह से आप और बढ़ जाएंगे। यकीनन हमें रिलीफ देना है हमारे गरीब अवाम को, बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का तो नारा एक जमाने में रोटी कपड़ा मकान था, मगर अब हालात इतने खराब हैं कि आपको अमीर तबके से रेवेन्यूज उठाकर फिर आप रिलीफ दे सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हैज टू बी कंबाइंड विद रिलीफ फॉर द पुअर। यही एक सस्टेनेबल तरीका है। मगर भुट्टो साहब ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया कि किस तरह के टैक्स के निजाम को फैलाया आप ये मंशूर के हवाले से बादशाह साहब, और दूसरी बात ये कि आपने अभी खासतौर पे बिलावल साहब का जिक्र किया, तो उनके मंशूर में आपने ये भी सुना है कि बिलावल आएगा रोजगार लाएगा, ये नारा। तो रोजगार के भी मौके आपको लगता है कि सिर्फ नारों की हद तक हैं? प्रैक्टिकली जब ये रोजगार देने की बात आएगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा?
देखिए आने वाले जो महीनों में जब हमारा स्टैंड बाय फैसिलिटी खत्म हो जाएगा IMF के साथ, तो ये ज़रूर इसके इम्कानात हैं कि पाकिस्तान 3 साल के प्रोग्राम में IMF के साथ जाएगा, वरना अगर IMF की छतरी ना हो तो फिर से हम दिवालिये के तकरीबन बहुत करीब आ चुके होंगे। जब तक हमारे रिजर्व जरा मैंने कहा बढ़ते नहीं है, तो इस वक्त आपको उस पर सख्त से सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस साल बेरोजगारी में कमी नुमाया तौर पर होने की गुंजाइश ना हो। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपके मुताबिक मईशत के हवाले से पाकिस्तान का बेहतरीन दौर कौन सा था जिसको आइडियलाइज किया जा सकता है? देखिए, इस लिहाज से तो मैंने बहुत सी चीज़ों की रैंकिंग की है मुख्तलिफ वक्तों की। देखिए, इसमें एक वाज़े तौर पर नजर एक चीज़ आती है, हमारे तारीख जो 75 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं जी, उसमें एक बड़ा क्लियर पैटर्न नज़र आया है, और वो ये है कि जब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक हुकूमतें होती हैं तो जो शरह नमू है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, मगर फ़र्क ये होता है कि जिसे कहते हैं मुसावात का बढ़ता है और हालात गरीब आवाम के जनरली बेहतर होते हैं। पिछले 3-4 साल को आप एक्सेप्शन ले लें, एक पैटर्न ये है, जब खुदा न खास्ता जब मिलिट्री की हुकूमतें आती हैं तो वो जो शरह नमू है उससे बढ़ा लेती है, बहुत तेजी से बढ़ा लेती है। और आप ये देखिए कि अयूब खान साहब के दौर में जो सबसे पहला मार्शल लॉ था तो ग्रोथ रेट हमारा 7 से 8% तक पहुंच चुका था, मगर उसके नतीजे में इनइक्वालिटी में इतना इजाफा हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान बाद में हमसे अलहदा हो गया। तो ये है पोजीशन इस वक्त, मिला जुला रुझान पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। आपने दौर की बात की, अयूब खान साहब के दौर की, तो डैम्स बने उस दौर में, वारसक, मंगला, सिमली, रावल, हब, खानपुर, तरबेला, उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बड़ा ही एक गोल्डन एरा था और बड़ी तरक्की की थी मैशत के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान ने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आप इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।